सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये वीडियो मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सामान्य विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। इस वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उनकी संभावना को मद्देनजर रखते हुए बेसिक जो फंडामेंटल जो बातें हैं उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परंतु जब आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने 10 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 40 बातें एक साथ सीखी हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन मैंने इस प्रकार से तैयार करके बनाए हैं कि आपके एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो हमें इसमें से छांटना है। पहला है ऑप्शन चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये भी सही है। तीसरा है त्वरण बराबर वेग बटा समय, जो कि गलत है। और चौथा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी सही है। अब देखिए, थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से और बिंदु बी तक की दूरी तय करता है और वो जितने समय में तय करता है वो उसकी चाल कहलाती है। दूरी को हमेशा इसमें मीटर में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाएगा। दूसरा है वेग। वेग में क्या था? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? देखिए, समझते हैं इसको। जैसे कोई भी बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई व्यक्ति पहुंचता है और बिंदु बी से फिर ये सी बिंदु तक पहुंचता है। यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करे और वो 2 मीटर बिंदु बी पर जाए और फिर 2 मीटर बिंदु सी तक जाए, तो उसने कुल 4 मीटर की दूरी तय की। दूरी तो कितनी हुई? 4 मीटर। परंतु यहां विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब है जो वस्तु का प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने चलना शुरू किया था और अंतिम बिंदु जहां वो रुकी है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कोई धावक 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ना शुरू करता है, 400 मीटर का ट्रैक है, उस पर दौड़ना शुरू करता है। यदि वो यहां से शुरू करे दौड़ना और वापस दौड़ करके यहीं पर आ जाए, तो उसने दूरी तो 400 मीटर की तय की है, परंतु विस्थापन उसका शून्य है, क्योंकि जिस स्थान से उसने चलना शुरू किया था वापस उसी स्थान पर पहुंच गया। तो ये फर्क है दूरी में और विस्थापन में। तीसरा इसमें ऑप्शन था त्वरण बराबर वेग बटा समय। देखिए, त्वरण यहां वेग में परिवर्तन आएगा, जो कि हमने यहां नोट लगा के इसके बारे में समझा है कि वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ। वेग में परिवर्तन 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले कोई वस्तु सामान्य अवस्था में स्थिर खड़ी है और कुछ समय पश्चात उसका वेग 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 है और अंतिम वेग उसका 20 है, तो वेग में परिवर्तन हुआ। यदि मान लीजिए यही वस्तु 20 किलोमीटर पर आवर की वेग से चल रही है और इसका वेग 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो वेग में बढ़ोतरी हुई। तो यहां पर प्रारंभिक वेग 20 है और अंतिम वेग 60 कहलाएगा। परंतु यही व्यक्ति जब मान लीजिए 60 की स्पीड से चल रहा है या कोई वाहन 60 की स्पीड से चला रहा है और उसने ब्रेक लगाई, तो उसका वेग यदि 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो यहां पर प्रारंभिक वेग 60 है और अंतिम वेग 40 हुआ। और जब यही वाहन अंत में और ब्रेक लगाने पर रुक जाए तो उसका वेग 0 हो जाएगा। तो यहां पर प्रारंभिक वेग 40 और अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में जो अंतर है वो ही वेग में परिवर्तन कहलाता है। इसे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से
दर्शाते हैं और अपॉन टी मतलब टाइम। यहां पर u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। इस प्रकार से हमने त्वरण को भी समझा। घनत्व जिसे अपन डेंसिटी कहते हैं, घनत्व का मतलब है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात, या फिर द्रव्यमान में यदि आयतन को भाग दें तो उसका घनत्व आता है। फिर अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या है। देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसे हम m से दर्शाते हैं। और त्वरण जो कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, त्वरण का सिंबल है a, त्वरण यानी कि a। तो m इंटू a ये है अपने F के लिए, F यानी कि फोर्स, बल के लिए। ये फार्मूला आंकिक प्रश्नों को हल करने के भी काम आएगा। यानी कि जब किसी वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसके अंदर कोई त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो उसका बल कहलाता है। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या कहलाएगा? बल। दूसरा इसमें ऑप्शन है गति, तीसरा द्रव्यमान और चौथा भार। हम इन तीनों को भी समझते हैं। गति का मतलब है किसी वस्तु की निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। देखिए, समझते हैं इसको। जैसे कोई व्यक्ति यहां इस बिंदु पे खड़ा है और वो 10 मिनट बाद में यहां से यहां पहुंच गया, और अगले 10 मिनट में फिर वो यहां पहुंच गया, तो ये इसका प्रारंभिक जो बिंदु है ये इसका निर्देश बिंदु कहलाएगा। यहां से ये कुछ गति या स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, परंतु यह स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ? समय के साथ। यानी कि कुछ समय पश्चात यहां पहुंचा और अगले कुछ समय बाद में यहां पहुंचा, तो समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसके निर्देश बिंदु वो गति कहलाती है। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान का मतलब है वस्तु में उपस्थित कणों की मात्रा। जैसे मान लीजिए यहां अपने पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो द्रव्यमान अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर और अन्य सभी ग्रहों पर 10 किलोग्राम ही रहेगा। परंतु भार जो है यह परिवर्तनशील है, क्योंकि भार किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है और उसे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी ने जो गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचा, उसके कारण उस वस्तु में भार हो जाएगा। यानी कि भार एक प्रकार का क्या है? बल है, फोर्स है। इसे अपन F फोर्स या फिर W यानी कि वेट, भार। तो M का मतलब द्रव्यमान, जैसे 10 केजी है, और G का मतलब 9.8 होता है। राउंड फिगर में अपन इसको 10 मान लेते हैं। G का मान जो है यह परिवर्तनशील है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। जैसे मान लीजिए यहां किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है, तो चंद्रमा पे उसका भार 60 का 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 किलो हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो कि एक आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। 10 न्यूटन, एन का मतलब क्या? न्यूटन। ये बल का मात्रक है। न्यूटन का एक क्षैतिज बल एक वस्तु को बल की दिशा में, यानी कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई वस्तु है और मैंने इसको इधर धक्का दिया तो ये वस्तु यहां आ गई, तो मैं जिधर बल लगा रहा हूं उधर ही क्या हो रहा है? उसका विस्थापन हो रहा है। बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। अपन ने किसी वस्तु को यहां से धक्का लगाना शुरू किया और वस्तु यहां तक पहुंच गई, यानी कि 2 मीटर का विस्थापन हो गया। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये कार्य पूछ रहा है। तो कार्य जो है उसका फार्मूला है W यानी कि वृत्त कार्य इज इक्वल टू F फोर्स इंटू S यानी कि विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो यहां बल कितना है? 10 न्यूटन, तो यहां पर 10 मान रख दिया। विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर 2, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 20 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक इसका जूल है। फिर अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, गलत कथन पहचानो। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें किसी एक गलत की पहचान करनी है।
परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए परमाणु क्या है, जितने भी पदार्थ हैं उनका सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट है, कण है, पार्टिकल है, वो परमाणु है। परमाणु की संरचना मुख्यतः इस प्रकार से गोल होती है और उसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में, यहां केंद्र में, और बाहर यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब अपन देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन है। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रोटॉन तो होते हैं परंतु इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षा में होते हैं। परमाणु के बाह्य भाग यानी कि कक्षा में, ये जो आपको दिख रहा है बाह्य भाग, ये कक्षा है इसकी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ये सही है। परमाणु की खोज डाल्टन ने की, यह भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या ही द्रव्यमान संख्या एक कहलाती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है, योग है, उसे अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यह भी सही है। तो यहां गलत कौन सा है, पहला आंसर। परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम इन प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। तो तत्व क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से तो यौगिक बनते हैं। दूसरा है दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में ये मिश्रण बनाता है, ये भी गलत है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ये सही आंसर है। अपन देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला अपन ने बताया कि यौगिक जिसे कंपाउंड कहते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहां पर क्या है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अधिक प्रकार के हो सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात, अनुपात निश्चित होगा, ठीक है, निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन एक अलग प्रकार का हो गया। क्या लिखा था अपने, दो या दो से अधिक प्रकार, तो यहां प्रकार अलग हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक दूसरा ऑक्सीजन, तो अलग प्रकार के होने के कारण यहां पर ये यौगिक कहलाएगा। और एक में निश्चित अनुपात है, यानी कि हाइड्रोजन जल जो है उसमें हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, तो 2:1, ये अनुपात निश्चित है, तो इसे अपन यौगिक कहेंगे। इसके अन्य एग्जाम्पल जैसे नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिलिका जिसे अपन रेत कहते हैं SiO2। देखिए एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट इनके फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने वो सारे फार्मूले इसमें लगभग ऐड करने का प्रयास किया है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अमोनिया, अमोनिया गैस है NH3। शक्कर, शक्कर या चीनी, इसका फार्मूला है C12 है S22O11, ठीक है, दो ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से ये बना है। दो ग्लूकोज के अणु जब मिलते हैं तो एक जल का अणु अलग हो जाता है, तो उसमें से ये इस प्रकार से बनता है। एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसे, शराब के अंदर यही एल्कोहल काम में ली जाती है, C2H5OH। फिर है बेंजीन C6H6 और लास्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये सारे यौगिक हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या है। तो अपन देखते हैं मिश्रण यानी कि मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी अनुपात यानी कोई भी अनुपात हो सकता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है, से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण क्या क्या है, वायु एक मिश्रण है। क्यों, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, जलवाष्प, धूल के कण और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। अब ये जो गैसेज है इनके परसेंटेज का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है 21%, ऑर्गन कितनी है 0.05%। ऑर्गन का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि वायुमंडल में तीसरे नंबर पे सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे ऑर्गन। और CO2 की मात्रा जो है ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ये है 0.03%, ठीक है।
मृदा, मृदा मिट्टी जो है भी एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कई प्रकार की मृदा मिट्टी जो है ना, वो मिलकर के मिश्रण बनाती हैं। बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में अपन सिलेंडर में यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार की, इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो ये एलपीजी गैस है और ये भी एक मिश्रण है। पानी, पानी भी एक मिश्रण है, क्योंकि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन भी घुली होती है, अन्य जो खनिज लवण तत्व भी घुले होते हैं, तो ये पानी भी एक मिश्रण है। तीसरा तत्व क्या है जो कि अपना क्वेश्चन था, एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन एक ही प्रकार के होंगे। कैसे? जैसे ऑक्सीजन, यहां अपन दे कि ये ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का परमाणु और ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, इन दोनों के मिलने से ऑक्सीजन का अणु बन गया, तो ये क्या है? यहां पर ऑक्सीजन का तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रोजन गैस बन गई, तो यहां पर ये एक तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोरीन गैस बन गई। सल्फर, सल्फर में 8, इस प्रकार से 8 होते हैं परमाणु, तो ये सल्फर बनती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असत्य कथन पहचानिए, कि इन प्रश्नों में कौन सा गलत है ऑप्शन में, वो छांटना है। कार्बन का प्रतीक 6C12 होता है, ये 6C नीचे है, 12 ऊपर है, ये क्या है? इसको समझते हैं। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार से लिखा जाता है, ये C तो कार्बन है, इनका जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है, सिंबल दिया गया है तत्वों को, ये कार्बन का है, और कार्बन परमाणु क्रमांक 6 नंबर पे आता है, तो इसलिए इसका 6 नंबर यहां नीचे लिखते हैं। और ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का प्रतीक जो है वो 6C12 होता है, जो कि सही है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। देखिए, कार्बन के दो प्रकार के अपरूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय में आते हैं जैसे काजल, चारकोल, कास्ट कोयला, और क्रिस्टलीय के अंदर जो है ये 3 है मोस्ट, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, कुचालक बोल दीजिए या अचालक बोल दीजिए, इसका मतलब है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही गलत है, क्योंकि यहां पर ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसमें धारा बहती है। ग्रेफाइट जो अपन पढ़ने वाली जो पेंसिल है, जो पेंसिल में अपन काम में लेते हैं, जिससे अपन लिखते हैं, जिसे अपन लेड पेंसिल या शीशा पेंसिल भी कहते हैं, परंतु पहले ये माना जाता था कि पेंसिल के अंदर जो काले रंग का जो पदार्थ है वो शीशे का यानी कि लेड का अपरूप है, इसलिए उसको अभी भी शीशा पेंसिल नाम से ही जाना जाता है या लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है, परंतु वास्तव में ये कार्बन का अपरूप है, उसमें कार्बन है। और ग्रेफाइट में ये जो कार्बन है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फुलरीन को बक्की बॉल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को अपन समझते हैं। ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है उसको समझा रहे हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और एक कार्बन जो है चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है, गतिशील होता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक है। तीसरा जो अपरूप है फुलरीन, उसे बक्की बॉल भी कहते हैं। फुलरीन जो है इसके बारे में सबसे पहले बकमिस्टर फुलर ने बताया था। फुलर के नाम पर ही ये वैज्ञानिक है, उनके नाम पर, उनके सम्मान में इसको फुलरीन नाम रखा गया है। फुलरीन जो C60 वाली जो फुलरीन है उसकी संरचना में 32 फलक होते हैं, यानी कि फुटबॉल की जैसी संरचना है, 32 फलक है। इनमें से जो 20 फलक है वो तो होते हैं षटकोणीय और 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 32 है, 32 में से 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय, 32 होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल या गोल गुंबद जैसी होती है, अतः इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। फिर अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? देखिए, मैंने यह प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों पोर्शन से आएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो पहले अपन ने भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हल किए,
तीन क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के हल किए और अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग क्या होता है? जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका के अंदर छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, है ना, गोल्जी काय, अंतःप्रजालिका, केंद्रक, ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहां पर ये जो कोशिकांग है, इन कोशिकांगों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन सा कोशिकांग करता है? हमें ज्यादा इंपोर्टेंट वाले जो 4 ऑप्शन है वो मैंने चारों यहां पर मेंशन किए हैं। पहला राइबोसोम, तो इसका सही आंसर राइबोसोम ही है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, कोशिका के लिए जैविक ऊर्जा यानी कि शक्ति का यहां पर अपने शरीर में जो एनर्जी बनती है उसे एटीपी कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम इंपोर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। अतः कोशिका का शक्ति ग्रह, इसको पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों का जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है वो एक वर्णक है, पिगमेंट है, और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो है ये एक प्लास्टिड है, एक वर्णक है, एक अंग है, कोशिकांग है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, भोजन बनाता है। और अंतिम जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकांग, जब कोशिका जीर्ण हो जाती है, उसके अंदर जो कोशिकांग है जो वो मृत हो जाते हैं, तो उन मृत पदार्थों को नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है, उन कोशिकांगों का अपघटन करता है। परंतु यदि इसकी झिल्ली फट जाए, यानी कि जो लाइसोसोम है कोशिकांग, उसकी झिल्ली फट जाए, तो इसके जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के अंदर वो उस कोशिका को ही पचा देते हैं, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। और इस कारण से इसे आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि इसे कोशिका अपनी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ये ऐसा कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन होता है, मनुष्य में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन का पाचन भी होता है, सही है। वसा का पाचन भी होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज। प्रोटीन को पचाने वाले 2 एंजाइम मोस्ट हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। वसा को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज। ये एंजाइम्स इनको पचाते हैं, यानी कि जटिल जो पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में बदलते हैं। विटामिन जो होते हैं इनका पाचन नहीं होता। विटामिन जो है उनको पचाने वाले किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते हैं, इनका सीधा ही डायरेक्ट ही अवशोषण कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। तो यहां पर अपने सही आंसर क्या हो जाएंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। कटी हुई सब्जियों को पानी से नहीं धोना चाहिए क्योंकि विटामिन पानी में घुल जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से विटामिन जो है वो पानी में घुल जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, विटामिन जो है वो 2 प्रकार के हैं। विटामिन का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो जल में अविलेय, दूसरे हैं जल में विलेय। तो जो जल में अघुलनशील है, जल में नहीं घुलते हैं, वो वसा में घुलेंगे, यानी कि वो वसा में विलय हो जाएंगे। और जो जल में घुलते हैं, जल में विलय है, वो वसा में अविलय होंगे। तो हमें एक याद रखना है कि जैसे जल के अंदर घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी और सी विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। ये जल में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में घुल जाता है। जैसे नींबू पानी अपन पीते हैं, नींबू जो है ये विटामिन सी। और विटामिन सी जो है ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। और विटामिन सी जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें इसको बार बार इसका सेवन करना चाहिए। मौसमी, किन्नू, माल्टा, संतरा या फिर नींबू, है ना, आंवला, खट्टे जो फल है, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में ही होता है। तो यहां पर इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी और सी। ठीक है, क्योंकि जो खट्टी सब्जियों के अंदर विटामिन सी है, तो बी और सी जो है वो पानी में घुल जाएंगे। यदि सब्जी कटी हुई है तो हमें सब्जी को काटने से पहले ही अच्छे प्रकार से धो लेना चाहिए। काटने के बाद में यदि अपन उसको लंबे टाइम तक पानी में डुबो के रखेंगे, भिगो के रखेंगे, तो ये बी और सी जो विटामिन है वो पानी में वहीं घुल जाएंगे और बाहर चले जाएंगे, सब्जी के अंदर नहीं रह पाएंगे। और अब अपन देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। असत्य कथन, गलत कथन को पहचानना है। रक्त समूह का आधार आरबीसी पर एंटीजन है। देखिए, रक्त समूह अपन जानते हैं ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है। हमारा जो रक्त है उसके अंदर आरबीसी पाई जाती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं।
ये जो लाल रुधिर कणिका है, यदि इसके ऊपर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि लाल रुधिर कणिका के ऊपर एंटीजन बी है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसकी लाल रुधिर कोशिका के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी के ऊपर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है उसका रुधिर वर्ग ओ हो जाएगा। तो ये इसका प्रकार है। क्या लिखा है इसमें, आरबीसी पर एंटीजन या प्रतिजन के आधार पर कोरल लैंडरस्टीनर ने 1900 के अंदर, सन 1900, ये 2-3 सन इंपोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेना आप। वैज्ञानिक है कोरल लैंडरस्टीनर ने रुधिर को 4 समूहों में 4 वर्गों में बांटा, ए बी और ओ। इसे एबीओ प्रकार का रक्त समूह कहते हैं। दूसरा है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600:1 होता है। यानी कि मानव शरीर की बात की जा रही है। मानव शरीर के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या का अनुपात है वो 600:1 होता है। कैसे होता है समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो है वो 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर। घन मिलीमीटर का मतलब क्या है, यानी कि ये आयतन है। घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर के अंदर 60 लाख आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000। तो 60 लाख और 10,000 का अपन अनुपात निकालेंगे तो 600:1 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसमें है कि आरबीसी का जीवन काल 20 दिन। ये गलत है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी जो है हमारी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उन अस्थियों के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे अस्थि मज्जा, बोन मेरो कहते हैं। उसके अंदर आरबीसी बनती हैं और ये अपना जीवन काल 120 दिन का जीवन काल पूरा करती हैं। उसके बाद में ये स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली वहां जाकर के नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें था प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाती हैं। बिल्कुल सही है। जब कभी हमारे चोट लगती है तो जब रक्त स्राव होता है, खून बहना शुरू होता है, तो वहां जो क्लोट बनता है, थक्का बनता है, उसको थक्के को बनाने का काम जो है वो प्लेटलेट्स करती हैं, पट्टिकाणु जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान पुलिस के अनुसार, उसी लेवल के अनुसार जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है उनको व्याख्या के सहित समझा। धन्यवाद।